हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद वर्षा। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए वीडियो बनाना शुरू किया था, पर बीच में थोड़ा बिज़ी थी क्योंकि थोड़ा स्टडी वगैरह का भी ऐसे काम होते थे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा स्टडी वगैरह से फ्री हुए हैं तो क्यों ना थोड़ा वीडियो वगैरह बनाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ जो अपना मैंने लॉ करी है तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है, ये आप देख सकते हो, ये बेयर एक्ट है BNSS का। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे कि वैसे आप जो लॉ बैकग्राउंड्स हैं उनको तो पता है, बट जो कई अगर जिनके पास मेरी वीडियो पहुंचेगी जो कॉमन लोग होते हैं, तो मैं उनसे बताना चाहूँगी कि क्या आप लोग जानते हैं कि अगर कोई पर्सन है उसके पास पर्याप्त मात्रा में कह लो या उसकी इनकम है, और वो तब भी जब उसे मेंटेनेंस देने के लिए बोला जाता है और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को या उसके माता पिता को, और वो रिफ्यूज़ कर देता है उस चीज़ को या नेगलेक्ट कर देता है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है। तो उसी से रिलेटेड है सेक्शन 144 ऑफ द BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सेक्शन है, वैसे मैंने बता दिया, बट ये है किससे रिलेटेड। तो देखो, जैसे कि ऐसे है ना कि ये जो सेक्शन है ये है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ठीक है। और ऐसे है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशेंट मीन्स है लेकिन वे अपने डिपेंडेंट्स जो उसकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना, और उनको जो है मेंटेन करने से वो मना कर देता है, तो जो है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एप्रोप्रिएट कंडीशन में मंथली मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब ऐसे बेयर एक्ट खोलोगे तो आप उस पर साथ साथ में देख लेना, इस पर लिखा हुआ है। और ये थोड़ा मैं आपको शॉर्ट वे में बता रही हूँ, सेक्शन तो काफ़ी बड़ी है तो इसलिए। और फिर इसके बाद देख सकते हो कि कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। आप ये देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ये फर्स्ट ही आप देख सकते हो, सेक्शन का फर्स्ट क्लॉज है और उसमें आप सब क्लॉज देख सकते हो ABCD, तो इसमें बताया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट में है वाइफ, जो वाइफ है जो खुद को मेंटेन करने में अनेबल है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वाइफ है वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, वो अनेबल है मेंटेन करने में। और ऐसी वाइफ जो है जिसका डाइवोर्स जो है हो चुका है और अपने हस्बैंड से उसने डाइवोर्स ले लिया है और उसको डाइवोर्स उसने दे भी दिया है, लिया है तो दे दिया है, बट उसने अभी तक री मैरिज नहीं करी है, उसने दोबारा शादी नहीं करी है उस वोमेन ने, तो तब भी उसको उसे मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। और फिर चाइल्ड से रिलेटेड आ जाता है कि चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर वे खुद को मेंटेन करने में अनेबल है तो उसे भी उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। उसके बाद है कि मेजर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल है, भले वो मेजोरिटी गेन कर लेगा, वो 18+ भी हो जाएगा, तो भी उसी के फादर की ड्यूटी है उसको मेंटेन करना, तो वो उससे भी मना नहीं कर सकता। तो ये उसके बाद और उसके बाद है फादर और मदर। तो अगर फादर और मदर भी खुद को मेंटेन करने में नेबल हैं, सक्षम नहीं है वो, तो
तब भी उनके बेटे की ही ये ड्यूटी है कि वो उनको मेंटेन करे, उनका ध्यान रखे। तो ये सब जो है मेंटेनेंस मतलब मांग सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यही वाली कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आप देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है इसी क्लॉज में। और इसके बाद हम एक मतलब सिंपल एग्जांपल जैसे कि मतलब कोई ए हस्बैंड है जो कि अपनी वाइफ को मतलब और एल्डरली जो पेरेंट्स हैं उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो मतलब वाइफ के पास खुद को मेंटेन करने के लिए कोई सफिशिएंट मींस नहीं है, पेरेंट्स भी अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेक्शन 144 है BNSS की, और उसमें जो है रिक्वायरमेंट्स पूरा होने पर मैजिस्ट्रेट मंथली मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोर्ट में केस लेके जा रहे हो और ये सब कुछ एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको जो है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब जो मैजिस्ट्रेट हैं वो आपको मंथली मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, इसके बीच में एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट वो है इंटीरियम मेंटेनेंस। तो इंटीरियम मेंटेनेंस क्या होता है, क्योंकि अब जैसे मेंटेनेंस है, ऐसे तो है नहीं कि उसका ऑर्डर जो है वो एकदम से पास हो जाएगा कि मतलब आज आपने केस वगैरह फाइल किया मेंटेनेंस के लिए और कल ऑर्डर आ गया, ऐसे तो नहीं होता है। तो लंबा प्रोसेस होता है। तो जब आप अलग रह रहे हो, आप अनेबल हो खुद को मेंटेन करने के लिए, तो इसके बीच में जो है मतलब इंटीरियम मेंटेनेंस जो है मिलती है, तो जो कि तब तक चलती है जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। तो जज वगैरह बता देते हैं कुछ अमाउंट, तो वो हस्बैंड की ड्यूटी होती है, या अगर उसके पेरेंट्स वैसे हैं तो उनके बेटे की ड्यूटी होती है उनको इंटीरियम मेंटेनेंस का जो भी अमाउंट बताया गया वो देना। तो वो इंटीरियम मेंटेनेंस होती है जो ये फाइनल मतलब केस डिसाइड होने से पहले मिलती है बीच में, और जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है तब उस हिसाब से होता है। तो फिर मतलब जो वाइफ है, ठीक है, मतलब वैसे मेंटेनेंस मिलेगा कब से आपको, तो मेंटेनेंस जो है वो मतलब जब ऑर्डर की डेट आ जाती है उसके बाद से पेएबल हो जाता है। और जो वाइफ होती है मतलब और उनको कौन सी ऐसे रीज़न होते हैं जब उनको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस बताई ही नहीं, मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि अगर वाइफ लिविंग इन एडल्टरी है और वो बिना सफिशिएंट रीज़न, उसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के क्यों चली गई है, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए ना कि क्यों मतलब इनके साथ जो भी है आपका सिस्टम, तो आपको देखना पड़ता है वो कि ये क्रूएल्टी हो रही है या आपको मतलब मारपीट कर रहे हैं या आपके बच्चों को आपका खर्चा नहीं उठा रहे हैं। तो उस रीज़न में ये सब मतलब सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए। मतलब आपके पास बिना सफिशिएंट रीज़न के आप ऐसे ही चले जाओ तो उसमें भी आपको मेंटेनेंस मिलने के चांसेस कम ही होते हैं। सो दोनों पार्टीज़ में म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं तब भी मेंटेनेंस का कोई वो नहीं है। अगर दोनों है कि हमें अलग अलग रहना है, कोई ऐसे मेंटेनेंस का चक्कर नहीं है, तो तब भी। और उसके बाद अगर देखो ऐसा भी है कि अगर मतलब हस्बैंड कहता है, आप एक मिनट मैं देख लेती हूँ। और हाँ, अगर मतलब ये आप प्रोवाइडेड में देखोगे आगे कि हस्बैंड अगर मतलब कहता है कि वे अपनी वाइफ को मतलब अपने साथ रख कर मेंटेन करना चाहता है, लेकिन वाइफ जो है उसके लिए रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है, तो मैजिस्ट्रेट जो आपको मतलब मैजिस्ट्रेट मतलब वाइफ द्वारा बताए गए रीज़न को ही कंसीडर करेगा
क्योंकि ऐसे है ना कि अब देखो वो तो रखना चाहता है पर वो नहीं रहना चाहती, तो कोई तो रीज़न होगा, और जब वो रीज़न बताएगी तो सबसे पहले जो है मैजिस्ट्रेट उनको ही कंसीडर करेगा। और अगर मैजिस्ट्रेट को रेफ्यूज़ल का जस्ट ग्राउंड मिलता है तो वो मेंटेनेंस का ऑर्डर फिर भी कर सकता है। और अगर हस्बैंड ने दूसरी वुमेन से मैरिज कर ली है या मिस्ट्रेस रखी है मतलब, तो ये वाइफ के रिफ्यूज़ल को जस्टिफाई करने वाला ग्राउंड माना गया है। और अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है मतलब, और फिर भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उसमें रिकवरी होती है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, मतलब जो भी इसमें बताया गया है। और अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया और आप वो अमाउंट नहीं दे रहे हो, उसको रिकवर नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए जो है आपको वारंट इशू कर सकते हैं, मतलब जो हस्बैंड है उसको। और कुछ अगर स्टैचुअरी कंडीशन, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस के अनुसार इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो बेसिकली हम मतलब सेक्शन को ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें याद रखना हो तो हम कैसे रखें कि ये देखो सिंपल सी बात है कि सेक्शन 144 जो है मेंटेनेंस के लिए है। किसकी मेंटेनेंस के लिए? बच्चे की, वाइफ की, और जो एल्डरली मतलब उनके बुजुर्ग माता पिता हैं उनके लिए। तो उससे रिलेटेड जो है ये सेक्शन है। तो बस दोस्तों ये था कुछ BNSS की सेक्शन 144 का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। और मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है, तो थोड़ा अभी जितना मुझे पता था, जितना मैंने यहाँ पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो आप इसको सुन सकते हो। और इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, बट आप एक बार इसे सुने और आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो ताकि मैं अगली बार उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना के मतलब आपके सामने पेश करूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये 144 के ऊपर मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और थोड़ी बहुत जो भी कमी होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो do subscribe my channel. Bye bye.